ओके, टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या करेंगे हम लोग, ये 5 डिफरेंट टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है। ये जो 5 डिफरेंट टॉपिक्स है दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक्स, ओके। कम से कम 2 क्वेश्चंस यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 2 क्वेश्चंस फॉर 8 मार्क्स, ठीक है। तो एक एक टॉपिक करके हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पहला तो हमारा है क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो क्वांटम थ्योरी, उसके बाद नेक्स्ट द सेकंड टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्ड हमारा टॉपिक है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। फोर्थ है हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एंड द लास्ट टॉपिक इज क्वांटम नंबर, ठीक है ना। ये पांचों के पांचों टॉपिक्स जो हैं दे आर फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे कि क्वांटम थ्योरी होता क्या है। तो आ जाओ क्वांटम थ्योरी। देखो जैसे कि पता होगा कि दिस थ्योरी वाज एक्चुअली गिवन बाय वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट, ओके। उनका जो नाम था दैट वाज प्लैंक, ओके। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय हुम, प्लैंक, ठीक है। तो कई बार इस थ्योरी को हम लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय हुम, वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट जिसका नाम था क्या, प्लैंक, ठीक है। कई बार इसको प्लैंक क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। तो आगे तो मैं इनका जो स्टेटमेंट है ना उसको कोट करता हूँ, ठीक है। तो देखो उन्होंने ये कहा था कि कोई भी एक लाइट सोर्स हो गया, कोई भी एक लाइट सोर्स है मान लो, ठीक है। कोई भी एक लाइट सोर्स है, तो हमें पता है कि जैसे कि कोई भी लाइट अगर सोर्स है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, दैट इज ईएम वेव, ठीक है। उसको हम लोग क्या मानेंगे, ईएम वेव, ठीक है। तो मान लो कि कोई एक लाइट सोर्स, मान लो ये जो पॉइंट है ना, कंसीडर कि एक लाइट सोर्स है। तो इस लाइट सोर्स के पास क्या होगा, एक फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है ना। तो उस फ्रीक्वेंसी को मैं क्या मानूंगा, न्यू, ओके। तो दिस इज अ ग्रीक वर्ड दैट इज न्यू, ओके। तो उनका स्टेटमेंट ये था कि कोई भी अगर एक लाइट सोर्स है देन दैट लाइट सोर्स इज ईएम वेव, ठीक है ना। तो फिर उसके पास क्या होगा, इस लाइट सोर्स के पास क्या होगा, एक फ्रीक्वेंसी होगा। अगर इसके पास फ्रीक्वेंसी होगा तो इसके पास एक एनर्जी भी होगा, ठीक है ना। उनका स्टेटमेंट ये था कि जो एनर्जी होगा इस वेव का, ठीक है ना, इस लाइट सोर्स का जो एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, वेव, द फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी को क्या माना मैंने यहाँ पे, न्यू। इट मीन्स ये जो लाइट सोर्स है, ठीक है, ये जो लाइट सोर्स है इसके पास क्या है, कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। यहाँ पे जो न्यू है दिस इज फ्रीक्वेंसी, ओके, दिस इज फ्रीक्वेंसी। अगर इस लाइट सोर्स के पास फ्रीक्वेंसी है तो इसके पास क्या होगा, एनर्जी होगा। ये जो एनर्जी होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब इसका सेंस ये बनता है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो फिर एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब यहां से अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊं तो आई विल बी गेटिंग वन कांस्टेंट, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और हमें पता है कि जो न्यू है, न्यू जो होता है दैट इज सी बाई लेमडा, ठीक है। मतलब कि जो वेवलेंथ है और जो फ्रीक्वेंसी है इनके बीच क्या होगा कि इनवर्सली रिलेशन होता है, ठीक है। तो इनवर्सली रिलेशन है तो फिर यहाँ पे अगर न्यू का वैल्यू अगर मैं इसको यहाँ पे अगर मैं पुट अप कर दूं तो व्हाट आई विल बी गेटिंग, इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा एच सी बाई लेमडा, ठीक है। तो 2 इक्वेशन यहाँ पे बन के आ गया। एक तो पहला तो ये हो गया और सेकंड ये हो गया। तो देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ये जाएगा कि इफ दे गिव एनर्जी, तो तुमसे पूछेगा कि वेवलेंथ क्या होगा बताओ, ठीक है। यहाँ पे एच और सी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसी तरीके से इन द फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे मान लो कि एनर्जी गिवन है और तुमसे पूछे कि बताओ कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू, देखो यहाँ पे जो एच है दिस इज प्लैंक कांस्टेंट, ओके। ये क्या है तुम्हारा, प्लैंक कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू है दैट इज 6.626 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 34 जूल सेकेंड। दिस इज कांस्टेंट, ओके। ये जो वैल्यू है कांस्टेंट रहेगा, एग्जाम में गिवन रहेगा, उसके लिए वरी नहीं होना है। उसके अलावा यहाँ पे जो सी है ना, दिस इज एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ क्या है, लाइट है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है दैट इज फिक्स, दैट इज 3 इंटू 10 टू कितना, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये वैल्यूज तो तुम्हें एग्जाम में गिवन रहेगा, ठीक है। इसके हेल्प लेके तुम क्या कर सकते हो, यू कैन फाइंड एनर्जी, यू कैन इवन फाइंड वेवलेंथ, एंड यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि जो हमारा लेमडा है दिस इज वेवलेंथ, ठीक है ना, वेवलेंथ, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो स्टेटमेंट एक बार मैं और कोट कर रहा हूँ। इनका ये था कि अगर कोई भी एक लाइट सोर्स है तो दैट लाइट सोर्स इज ईएम वेव। इस लाइट सोर्स के पास एक फ्रीक्वेंसी होगा, अगर फ्रीक्वेंसी होगा तो इसके पास एनर्जी होगा। ये जो एनर्जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के,
ठीक है, तो यहाँ से मैंने प्रोपोर्शनल साइन को हटाया है, तो आई विल बी गेटिंग ए कांस्टेंट दैट इज एच। इस एच को क्या बोलेंगे हम लोग, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, हमें पता है कि जो न्यू होता है वो सी बाई लेमडा होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है सी बाई लेमडा होता है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ तो आई विल बी गेटिंग सेकंड इक्वेशन। ये पहला इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो इसके हेल्प से तुम क्या कर सकते हो, यू कैन यूज दिस इक्वेशंस एंड यू कैन सिंपली डू द न्यूमेरिकल्स। ओके, तो ये रहा हमारा प्लैंक क्वांटम थ्योरी या सिंपली क्वांटम थ्योरी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कई बार तो डायरेक्ट इक्वेशन पूछा गया कि व्हिच इज द करेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन को हमें याद नहीं करना है, इसको डिराइव करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, 1 मिनट में डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो है, आइडिया जो है, उस पर फोकस करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो द सेकंड टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सेकंड हमारा टॉपिक कौन सा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सो दिस इफेक्ट वाज डन एंड स्टडीड बाय वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट, जिनका नाम क्या था, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, इस एक्सपेरिमेंट को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। तो देखो लॉजिक समझो ध्यान से, इन्होंने क्या किया था कि एक तो वैक्यूम चैम्बर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से एक वैक्यूम चैम्बर था उनके पास, उन्होंने लिया था इस तरीके से। ठीक है, इस वैक्यूम चैम्बर में उन्होंने क्या किया था कि एक मेटल को रखा था। ठीक है, एक मेटल को रखा था उन्होंने इस तरीके से। देखो यहाँ पे एक वैक्यूम चैम्बर यहाँ पे मैं बनाता हूँ सिंपली इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। और इस वैक्यूम चैम्बर में क्या किया था उन्होंने कि एक साइड पे तो उन्होंने क्या किया था, मेटल लगा दिया था। दिस इज ए मेटल शीट। ओके, ये क्या है, एक मेटल शीट है। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने लगाया था डिटेक्टर। ओके, एक तरह का स्क्रीन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज एक्चुअली डिटेक्टर। ओके, मतलब कि यहाँ पे जो है ये डिटेक्ट करेगा। एक्चुअली ये जो डिटेक्टर था दैट वाज मेड अप ऑफ ZNS। ओके, ये ZNS का स्क्रीन था। ठीक है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ओके, सिंपली तो एक साइड तो डिटेक्टर, एक साइड मेटल शीट। ठीक है, अब दोनों को उन्होंने क्या किया कि ज्वाइन कर दिया बाय ए हेल्प ऑफ बैटरी। ठीक है, इस तरीके से एक बैटरी से इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। ठीक है, अब देखो उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक लाइट सोर्स लिया इस तरीके से। ठीक है, एक लाइट सोर्स लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज लाइट सोर्स। ठीक है, दिस इज ए लाइट सोर्स। इस लाइट सोर्स से क्या किया उन्होंने कि लाइट को पास कराया। अब पास करा इस तरीके से कराया ताकि ये क्या करे, जाके इस मेटल सरफेस पे क्या करे, हीट करे इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लाइट सोर्स इस पे स्ट्राइक किया तो फिर हुआ क्या कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले और ये पास होके कहाँ चले गए बताओ, इस डिटेक्टर के पास चले गए। इसलिए चले गए क्योंकि ये जो डिटेक्टर है ना, इट वाज हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उस पर कौन सा चार्ज है बताओ, नेगेटिव चार्ज है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स निकल के किधर जाने लगे, डिटेक्टर जो यहाँ पे लगाया गया है इसके पास चले गए। इसके पीछे रीजन है कि ये जो डिटेक्टर है इसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो देखो समझो ध्यान से कि लाइट सोर्स मेटल सरफेस पे क्या हुआ, स्ट्राइक किया। अब मेटल सरफेस से कुछ, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स निकल के डिटेक्टर के पास क्या होने लगे बताओ, जाने लगे। ठीक है, अब देखो ये पता कैसे चला इनको। ठीक है ना, क्या हुआ कि ये जो ZNS स्क्रीन होता है ना, इस पे जैसे ही लाइट पड़ता है या कोई भी चीज अगर यहाँ पे आके स्ट्राइक करता है ना, तो इट ग्लोस एक्चुअली। ठीक है ना, तो उससे पता ये चला कि यहाँ से जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और इस पे स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये जो ZNS का जो स्क्रीन था ना, ये क्या कर रहा था, ये ग्लो कर रहा था। क्या कर रहा था, ग्लो कर रहा था। तो इससे इनको ये तो पता चल गया कि चलो यहाँ से मैंने लाइट सोर्स को पास कराया, ये जाके मेटल सरफेस पे स्ट्राइक किया और यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है। आई जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो निकल के क्या जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव कर रहे हैं तो इट विल हैव सम वेलोसिटी, इसके पास क्या होगा, कुछ वेलोसिटी होगा। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके पास मास भी होती है कि नहीं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है बताओ, दैट इज 9.1 इंटू 10 कितना, -31 kg। ठीक है, ये मास ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया। आगे बात समझना, अगर इसके पास वेलोसिटी भी है तो फिर इसके पास कौन सा एनर्जी होगा बताओ, काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा।
मतलब व्हाट आई मीन टू से इज दिस लाइट सोर्स इज गोइंग एंड स्ट्राइकिंग दिस मेटल सर्फेस। तो ये जो लाइट सोर्स मैंने लिया है, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी कि इस लाइट सोर्स के पास क्या होगा, एक फ्रीक्वेंसी होगा। तो अगर इसके पास फ्रीक्वेंसी होगा तो इसके पास क्या होगा, एक एनर्जी होगा कि नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है ना। अब मान लो कि ये जो लाइट सोर्स से गया और मेटल पे क्या किया, स्ट्राइक किया, मतलब कि इट हैज डन सम वर्क हियर, मतलब कि जैसे ये लाइट सोर्स इस पे कुछ काम करेगा, कुछ वर्क करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होके क्या होंगे, डिटेक्टर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो एनर्जी ई होगा, यहां पे जो वर्क किया है ना इस लाइट सोर्स ने, जो यहां पे जो काम किया है ना, इसको मैं क्या मान रहा हूं, डब्ल्यू मान रहा हूं, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस डब्ल्यू, एक्चुअली दिस इज वर्क फंक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। द वर्क डन बाय द लाइट सोर्स ऑन द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। आगे बात समझ में। तो ये जो ई होगा वो किसके बराबर होगा, डब्ल्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो ई है, ये जो एनर्जी है, ये इन दोनों के बराबर हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो समझ में आ रहा है ना, दिस एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस टू एनर्जी। मतलब कि यहाँ पे कुछ काम हुआ है, वर्क हुआ है, एंड वर्क इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो वर्क फंक्शन है, दिस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ व्हाट, एनर्जी, ओके। जैसे कि ये चीज पता होगा तुम सबको कि वर्क भी क्या है, एक एनर्जी है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होकर इधर जा रहे हैं, उसके पास वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स के पास मास भी होता है, तो फिर इट विल हैव काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि E इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के, ठीक है। अब E की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ एच न्यू, और W की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, वर्क फंक्शन, दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एच न्यू नॉट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है ना किसी, सर यहाँ पे व्हाट इज न्यू नॉट, तो समझो ध्यान से कि जो न्यू है ना, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सोर्स, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जो लाइट सोर्स है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है, लेकिन यहाँ पे जो न्यू नॉट है, दिस इज एक्चुअली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो दिस फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी required for the ejection of electrons, ठीक है। देखो इसका सेंस ये है ना कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए यहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, उसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा चीजें, ये बात समझ में आ रही है। अब देखो इसको आगे किस तरीके से करेंगे, इस इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकता हूं मैं, बताओ। अगर इसको मैं इस नीचे लेके आ जाऊं तो इसको मैं लिख सकता हूं कि एच न्यू जो है, इसको अगर इधर लेके आ जाऊं तो फिर क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैन राइट हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कॉमन क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एच जो है वो क्या हो जाएगा, न्यू बाय न्यू नॉट हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा डेरिवेशन है, ठीक है। अगर ये चीज अगर पता चल गया है कि E जो है इसके बराबर, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से ये जो एनर्जी है इन दोनों की एनर्जी के बराबर है, और बाकी मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू को पुट अप कर दिया, E के जगह पे एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो सिंपली मैंने यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाई किया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको आगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने का तरीका देखो क्या होगा। यहाँ पे मेरे पास मिल गया है एच, दिस इज एच क्या हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं कि अगर मुझे यहां से v निकालना है, ये तो हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, h जो है न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। तो मान लो कि तुमसे पूछे एग्जाम में, ठीक है, अगर मान लो कि मेन फ्रीक्वेंसी दे दे और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दे, और पूछा ये जाए कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी,
तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट है, आई मीन कांस्टेंट वैल्यू गिवन रहेगा, तो तुम्हें क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी को माइनस करना पड़ेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो ये तो दो इक्वेशन बन के तैयार हो गया हमारा। ठीक है, देखो एग्जाम में सिंपली डायरेक्टली पूछा गया कि व्हिच इज द करेक्ट इक्वेशन, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इक्वेशंस को याद हमें नहीं करना है। ठीक है, अगर ये चीज अगर समझ में आ रहा है तो ये सिंपली तुम डिराइव कर सकते हो 1 मिनट में। ठीक है, अब देखो आगे इस इक्वेशन को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, आगे का क्या तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। जैसे कि मान लो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास है h न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू क्या है हमारे पास, हाफ mv स्क्वायर, यही है ना हमारा। हमें पता है कि व्हाट इज न्यू, c बाई लेमडा, तो फिर इसकी जगह पर अगर मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू लेमडा अगर डिराइव करूं तो किस तरीके से लिख सकता हूं बताओ, मैं लिख सकता हूं c बाई लेमडा माइनस c बाई लेमडा नोट। ठीक है ना, तो देखो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था तो दिस विल बिकम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी था लेकिन ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये अगर मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम हाफ mv स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, c कॉमन है, तो व्हाट आई कैन डू कि h c हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1 बाई लेमडा, 1 माइनस 1 बाई लेमडा नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें होगी। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, ओके, वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, इसको फर्दर किस तरीके से सोल्व करेंगे बताओ। इसको फर्दर सोल्व करने का तरीका क्या होगा कि मुझे यहाँ से मान लो कि मुझे क्या निकालना है, मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो क्या हो जाएगा 2hc, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा लेमडा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, दिस विल बिकम mv स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा m को इधर लेके आ जाऊंगा, तो दिस विल बिकम 2hc बाई m, ये बन जाएगा तुम्हारा 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझे v निकालना है तो व्हाट आई विल डू बताओ, तो क्या करूंगा मैं इसको बताओ, स्क्वायर रूट हो जाएगा, दैट मीन्स 2hc बाई m 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा v। ठीक है, आई इसको मुझे क्या करना होगा, स्क्वायर रूट में लिखना होगा इस तरीके से। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है ना, इस तरीके से चीजें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और है, देखो ये तो हमारा थर्ड इक्वेशन है, एक और इक्वेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं। देखो किस तरीके से कर सकते हैं हम, जैसे कि मान लो कि ये वाला इक्वेशन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, तो यहां पे भी मैं क्या कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा बताओ, 2h हो जाएगा। ठीक है, 2h हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा mv स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहां से मैं क्या कर सकता हूं बताओ, 2h बाई क्या हो जाएगा m, न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर। अब यहां से मुझे अगर v निकालना है तो व्हाट आई कैन डू, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बिकम द फोर्थ इक्वेशन। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से हम लोग मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम लोगों ने क्या किया है, 4 डिफरेंट इक्वेशन डिराइव किया है। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इक्वेशन पूछा गया कि व्हिच इज द करेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो डिराइव करने का सिंपल सा तरीका ये है। ठीक है, तो वेलोसिटी इस तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो देखो एग्जाम में यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, व्हाट दे कैन आस्क सिंपली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या वो पूछ सकते हैं कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा। ठीक है ना, मास भी पूछा जा सकता है, वेलोसिटी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे जो वेरिएबल है बाकी की वैल्यूज गिवन रहेंगी। ठीक है ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे जो चीजें हैं, जैसे कि मान लो मास दे दे और तुम्हें ये दे दे, ठीक है, वेलोसिटी दे दे और तुमसे पूछे कि बताओ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा, तो यू कैन सिंपली यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है ना, इवन यहाँ से तुमसे बताओ, यहाँ पे मान लो कि ये दे दे, ठीक है, इनके वैल्यू गिवन हो जाए। ठीक है ना, मान लो इन दोनों का वैल्यू भी गिवन है और तुमसे पूछो कि वेलोसिटी क्या होगा, तो कुछ इस तरीके से इस फॉर्मूला का यूज करके तुम क्या कर सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 4 डिफरेंट इक्वेशन से है, इसको याद नहीं करना है, ये तुरंत डिराइव हो जाएगा। ठीक है ना, 1 मिनट में डिराइव हो जाएगा। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो द थर्ड वन इज
ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, इसको करते हैं अगला। ओके, तो हमारा जो थर्ड टॉपिक है दैट इज ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ओके, तो ये जो ड्यूअल बिहेवियर था मैटर का, जैसे कि ड्यूअल का मतलब यहाँ पे है कि जो मैटर है उसके पास दो बिहेवियर होते हैं, ठीक है ना। दिस वाज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि जो मैटर होता है उसके पास दो बिहेवियर होता है, ठीक है ना। एक तो होता है हमारा पार्टिकल बिहेवियर, आई मीन एक तो एक पार्टिकल की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। नेक्स्ट विल बी व्हाट यू नो, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, और दूसरा क्या है, वेव नेचर, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट था ये किसने दिया था, दिस वाज एक्चुअली गिवन बाय वन ऑफ द अनदर फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम था डी ब्रोगली। क्या नाम था उनका, डी ब्रोगली, ठीक है। बाय हिज इक्वेशन नोन एज डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। तो उन्होंने एक इक्वेशन देके समझाया था कि जो मैटर है उसके पास दो बिहेवियर है। ड्यूअल का मतलब क्या हुआ, दो बिहेवियर। एक तो पार्टिकल बिहेवियर, मतलब पार्टिकल नेचर की तरह भी बिहेव कर सकता है, और वेव नेचर की तरह भी क्या कर सकता है, बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ये करना है कि इसका जो इनका जो इक्वेशन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना यहाँ पे किस तरीके से करना है। तो उन्होंने कहा था कि जो वेवलेंथ है दैट इज h by p, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिस लैम्डा इज वेवलेंथ, यहाँ पे h इज प्लैंक कांस्टेंट, ये जो p है दिस इज एक्चुअली मोमेंटम। p यहाँ पे क्या है, मोमेंटम है, तो ठीक है ना। अब मोमेंटम हमें जैसे पता है कि मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी होता है, ठीक है। तो अगर इस चीज को मैं यहाँ पे अगर पुट अप कर दूं तो ये जो इक्वेशन है मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, h बाई एम वी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या क्या हम कर सकते हैं। अगर मान लो हमें मोमेंटम दे दे और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली फाइंड लैम्डा। उसके अलावा अगर मान लो कि हमें मास दे दे, वेलोसिटी दे दे और h दे दे, तो हम क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो देखो यहाँ पे जो भी चीजें तुमसे पूछा जाएगा, मान लो कि अगर मास पूछ दिया तो वेलोसिटी और लैम्डा दे देगा। अगर उसको वेलोसिटी पूछना है तो मास और लैम्डा दे देगा, इस तरीके से, ठीक है ना। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ और आई मीन फॉलोइंग डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसको और हम लोग आगे डिराइव करके कुछ और इक्वेशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो किस तरीके से निकाल सकते हैं, ध्यान देना। जैसे कि हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। अगर मान लो अगर मुझे यहाँ से मैं इसको चाहूँ तो इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2ke इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बन जाएगा, सही है ना। अगर मैं क्या कर दूं, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये देखो किस तरीके से चीजें बन जाएंगी। ये बन जाएंगी तुम्हारी कि 2ke इंटू एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, m स्क्वायर आई इंटू वी स्क्वायर बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। व्हाट आई हैव डन, मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय m से मैंने दोनों साइड को क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे 2k इंटू एम हो जाएगा, और यहाँ पे एक m है तो m स्क्वायर हो जाएगा और v स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मैं चाहूँ तो mv की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2ke इंटू एम, ये क्या बन जाएगा, mv का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, mv की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो जो mv होगा दैट विल बी रूट ओवर 2ke इंटू एम, ठीक है, इंटू एम हो जाएगा, ठीक है ना। तो mv की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। इस इक्वेशन को अगर मान लो, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूं, ठीक है, और इसको मैं अगर 2 कर दूं, तो फिर देखो फर्दर क्या कर सकते हैं हम लोग, बताओ। इफ आई पुट 2 in 1, तो देखो किस तरीके से इक्वेशन बन के आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, लैम्डा जो है h बाई एम वी की जगह पर क्या लिखोगे तुम, लिखोगे यहाँ पे 2ke इंटू एम, ठीक है। कई बार ये जो इक्वेशन है ना कुछ इस तरीके से भी लिखा होता है, लैम्डा इक्वल टू h बाई रूट ओवर m के ई, सॉरी m 2ke, ठीक है ना। तो ये हमारा जो इक्वेशन बन के आएगा दैट विल बी
यहाँ पे अगर मैं इनटू का साइन ना भी लिखूं तो पता चल रहा है कि m के साथ इसका क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। तो ये कौन सा इक्वेशन बन जाएगा तुम्हारा, ये सेकंड बन जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो देखो दिस इज द पॉसिबल वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली, ओके। पहला हमारा डी ब्रोगली ये था लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी या h बाई पी। तो मैंने क्या किया कि काइनेटिक एनर्जी होता है mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो फिर मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से करके mv की वैल्यू निकाल दी। इस mv की वैल्यू को मैंने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया। तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन के आ जाएगा, ठीक है। देखो दोनों सेम है, ठीक है ना, डिफरेंस नहीं है। मैंने करा क्या है कि m को इधर लिख दिया है और k को इधर लिख दिया है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार m इधर लिखा होता है, m कई बार इधर लिखा होता है, तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो अब देखो यहाँ से तुम क्या क्या कर सकते हो। अगर मान लो कि इफ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन और मास गिवन है और तुमसे पूछ रहा है कि निकालो वेवलेंथ क्या होगा या डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, तो यू कैन सिंपली यूज दिस फॉर्मूला, ओके, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। एक चीज और है कि मान लो कि दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, ओके। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास एक पोटेंशियल है v, इसे पोटेंशियल, ओके। इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एक पोटेंशियल है v, ठीक है। मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को मैंने पोटेंशियल v दे दिया है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी बन के आएगा उस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, ev बोलेंगे ना। व्हाट आई मीन टू से इज एन इलेक्ट्रॉन e, ठीक है, या ई माइनस कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने एक पोटेंशियल v दे दिया है। तो इस इलेक्ट्रॉन का अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो कैसे निकालूंगा, ई इंटू वी। मतलब कि जो ई पे जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ई है, इसकी जो पोटेंशियल है v है, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, के ई आ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर मान लो इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे अगर लैम्डा निकालना है तो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ बताओ, इस तरीके से निकाल सकता हूँ। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि इसकी जो पॉसिबल वेरिएशन है वो पता चल सके हमें, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या बन के आ गया है, E इंटू वी। यहाँ पे E है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और V यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है ना, याद रखना। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये जो है इसको मैं अगर मान लूं इस वाले पार्ट को अगर मैं इसको मैं मान लूं दिस इज थर्ड, ओके। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पुट थर्ड इन सेकेंड। तो फिर क्या बन के आएगा बताओ, इसको मैं यहाँ पे अगर डाल दूं तो क्या हो जाएगा, लैम्डा जो है h बाई, देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है m, और यहाँ पे क्या है 2, ठीक है। या सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ 2m, और k की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं बताओ, e भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, e, यहाँ पे क्या हो जाएगा b। आगे बात समझ में। तो दिस इज द थर्ड वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। आगे बात समझ में। तो देखो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि जो लैम्डा है तो हमें पता है दिस इज ए वेवलेंथ, दिस इज वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ पे m क्या है, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, इस केस में, ठीक है। E क्या है, दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो V होगा दैट विल बी पोटेंशियल, दिस विल बी पोटेंशियल ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। देखो कई बार तो तुमसे इक्वेशन ही पूछ लेगा डायरेक्ट कि कौन सा इक्वेशन करेक्ट है बताओ, ठीक है, दे में आस्क, ओके। या तुमसे बेसिक न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है, ठीक है। मान लो कि मास दे दे, मास हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है बताओ, व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 रेज़ टू कितना -31 kg, ठीक है ना। इस तरीके से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो हमें पता ही है, व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू कितना -19 कूलम, ठीक है। सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, ठीक है। और जो V का जो पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो एग्जाम में गिवन रहेगा। और तुमसे पूछे कि निकालो लैम्डा क्या होगा, तो सिंपल सा एक कैलकुलेशन करोगे तो विल बी गेटिंग लैम्डा, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर व्हिच वाज गिवन बाय डी ब्रोगली, ओके। तो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टॉपिक दैट इज हाइजेनबर्ग, ओके। तो हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। So this principle was again given by the scientist that is Heisenberg, okay? Heisenberg ने ही इस इक्वेशन को दिया था। तो आगे तो मैं उसका जो स्टेटमेंट है, उनका जो स्टेटमेंट है उसको कोड करूंगा, पहले तो लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद उनका जो इक्वेशन है उसको डिराइव करेंगे हम लोग। चलो, तो नेक्स्ट इज द फोर्थ वन इज
फोर्थ इज Heisenberg's uncertainty, okay, uncertainty प्रिंसिपल, ओके, प्रिंसिपल को मैं पीपी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो इनका स्टेटमेंट क्या था, समझो ध्यान से। इन्होंने कहा ये था कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर both the position and momentum it is impossible to measure both the position and momentum of a moving electron at a same time तो देखो समझो, पहले तो ये लिखा हुआ है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि एक इस तरीके से एक न्यूक्लियस है, मान लो इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से यहाँ से मूव कर रहा है, तो मूव करेगा तो पोजीशन जो है वो दैट इज नॉट फिक्स, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास मास है और कुछ वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहा है। दैट मीन्स इट विल हैव सम मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज पी एक्चुअली, m into v। तो इसके पास इसके पास क्या होगा, एक पोजीशन भी होगा। मतलब पोजीशन का मतलब क्या होगा कि एट पार्टिकुलर टाइम कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास क्या है, मास है, वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। तो इनके कहने का मतलब ये था कि अगर तुम इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम या पोजीशन मेजर करने चाहो एट ए सेम टाइम, मतलब कि तुम चाह रहे हो कि तुम पोजीशन भी डेल एक्स भी निकाल लो और डेल पी भी निकाल लो, मतलब कि ये दिस इज मोमेंट, दिस इज पोजीशन एंड दिस इज मोमेंटम, तो दोनों एक बार में नहीं निकाल सकते हो। तुम अगर पोजीशन निकालोगे तो यू कैन नॉट मेजर मोमेंटम, अगर तुम मोमेंटम निकालोगे तो यू कैन नॉट मेजर द पोजीशन, ठीक है। दैट वाज द स्टेटमेंट, ओके। मतलब कि दोनों एक बार में तुम निकाल नहीं सकते, मतलब अनसर्टेन होगा, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन। एक्चुअली में क्या है कि पोजीशन भी तुम निकाल नहीं सकते हो, लेकिन कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला जा सकता है कि पोजीशन कहाँ पे था इलेक्ट्रॉन्स का या उसका मोमेंटम क्या था, लेकिन दोनों एक बार में निकाल नहीं सकते हो। किसी भी एक को तुम निकाल सकते हो, लेकिन निकालोगे, लेकिन वो जो वैल्यू आएगा दैट विल बी ऑलवेज, यू नो व्हाट, इट विल बी ऑलवेज अनसर्टेन, मतलब कि फिक्स नहीं होगा, ठीक है ना, या एक्यूरेट नहीं होगा, या 100% एक्यूरेट नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट था कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम, ठीक है। अब इसके इक्वेशन के बारे में देखते हैं। तो इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इक्वेशन पे ध्यान देना कि किस तरीके से इस इक्वेशन को डिराइव करना है हमें। मान लो कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है या चेंज इन पोजीशन है, उसको अगर मैं डेल एक्स मान लूं, दिस इज चेंज इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहां पे मैं डेल पी को मान लूं, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो इनका इक्वेशन कुछ इस तरीके से था कि जो डेल एक्स होगा इनटू डेल पी होगा, वो जो है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो h है, दिस h इज प्लैंक कांस्टेंट अगेन, ठीक है, जो कि फिक्स है, दैट इज 6.626 इंटू 10 रेशो कितना -34 जूल सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे पाई की भी जो वैल्यू होगी दैट विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी 22/7, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से तुम क्या क्या निकाल सकते हो, यहाँ से तुम डेल एक्स निकाल सकते हो, डेल पी निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसको फर्दर देखो, कई बार क्या है कि इस इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज हो गए, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, h/4 जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन, ग्रेटर देन इक्वल टू को तुम्हें क्या लिखना होगा, इक्वल टू h/4। तो देखो अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं कि जो डेल एक्स है दैट विल बी, अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, दिस विल बी डेल पी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट डेल m इंटू वी, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा h/4, ठीक है।
आगे बात समझ। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जो मास होगा दैट विल बी कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी कैन वेराई, मतलब कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी वेरिएबल। ठीक है, तो फिर इसको मैं किस तरीके से बताऊँ, आगे सॉल्व कर सकता हूँ। डेल एक्स जो है इनटू क्या हो जाएगा, दिस विल बी m इंटू डेल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई 4 पाई। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं फर्दर इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि जो डेल एक्स होगा, दैट विल बी डेल एक्स इंटू डेल वी जो होगा दैट विल बी h बाई 4 पाई m। ठीक है, देखो यहाँ से तुम क्या क्या निकाल सकते हो, वट यू कैन फाइंड। पहला तो तुम्हारा ये है कि तुम चेंज इन पोजीशन निकाल सकते हो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, चेंज इन पोजीशन, या इसको कई बार इसको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। ओके, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ओके, इसको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बोलेंगे या चेंज इन पोजीशन भी बोल सकते हो तुम। ठीक है, उसी तरीके से इसको क्या बोल सकते हो तुम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से तुम डेल एक्स भी निकाल सकते हो और डेल वी भी निकाल सकते हो। तो उस केस में क्या होगा, h और पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, m की वैल्यू गिवन रहेगी। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये रहा हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज क्वांटम नंबर्स। ओके, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वांटम नंबर्स। तो इसको देखते हैं कि इसमें हमें करना किस तरीके से है। तो ये थ्योरेटिकल चीज है, क्वांटम नंबर इज थ्योरेटिकल। ओके, तो जो लास्ट टॉपिक हमारा है वो क्वांटम नंबर्स है। तो दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखो क्वांटम नंबर्स किस चीज के लिए डिफाइन होता है बेसिकली। ठीक है, तो दिस नंबर्स आर डिफाइंड, ओके, डिफाइंड फॉर ऑर्बिटल्स, तो देखो 4 डिफरेंट टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला तो हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। द थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग L से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय M। सबस्क्रिप्ट में क्या लिखना है, L लिखना है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, लास्ट वन क्या है हमारा, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ms से। ठीक है, तो पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज एजीमुथल, थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, द लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। देखो अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है ऑर्बिटल के बारे में, तो इससे हमें पता चलता है साइज ऑफ एन ऑर्बिटल का जो साइज है उसके बारे में हमें पता चलता है। किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल n से। ठीक है, और देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें पता चलेगा 3D मीन्स 3 डायमेंशनल। ओके, 3 डायमेंशनल शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। ठीक है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलेगा, 3 डायमेंशनल शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। ठीक है, और देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलेगा, इसे हमें पता चलेगा स्पेशियल, ठीक है ना, ओरिएंटेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, मतलब किस तरीके से स्पेस में जो ऑर्बिटल्स लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, किस कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल ओरिएंटेशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट। ओके, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो बेसिकली कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं बताओ, एक्स वाई जेड। ठीक है ना, तो उस कोऑर्डिनेट के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, किस तरीके से वो किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो उससे हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से वो पता चलेगा। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर से हमें पता चलेगा कि स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
इन एन ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन की सिर्फ दो ही स्पिन पॉसिबल है, एक तो क्लॉकवाइज हो सकता है, ठीक है, और एक हो सकता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक बार और मैं रिपीट कर दूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चलेगा साइज ऑफ एन ऑर्बिटल, एजिमुथल से हमें पता चलेगा 3 डायमेंशनल शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। ठीक है, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें पता चलेगा स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। ठीक है, किस कोऑर्डिनेट में ऑर्बिटल लाई कर रहा है, तो इससे हमें पता चलेगा एक्स पे लाई कर रहा है, वाई पे लाई कर रहा है, जेड पे लाई कर रहा है। स्पिन क्वांटम नंबर्स से हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन किस तरीके से है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है ना, तो स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि अपवर्ड एरो है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं नीचे बना दूं कुछ इस तरीके से तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस पे बेस्ड एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल में करा दे रहा हूँ ताकि ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, कई बार तो तुमसे ये पूछेगा कि व्हाट डज एजिमुथल क्वांटम नंबर डिनोट्स, ठीक है, अबाउट ऑर्बिटल, तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा यहाँ पे कि ये 3 डायमेंशनल शेप ऑफ एन ऑर्बिटल बताता है। ठीक है, या तुमसे पूछ लेगा कि मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर का क्या मतलब है, ठीक है, क्या सेंस बनता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से तुम्हें क्या पता चल रहा है ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, तो कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन द थ्योरेटिकल फॉर्म। ठीक है, देखो इस यहाँ से न्यूमेरिकल बेस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं ये मैं बता देता हूँ बाय जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये बोल दे कि फॉर 3D 5, फॉर 3D फॉर एग्जाम्पल 2, फॉर 3D 2 फाइंड ऑल द क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर्स को मैं सिंपली क्यू लिख रहा हूँ, QNO। ठीक है, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग क्वांटम नंबर। ठीक है, तो 3D 2 के लिए सारे क्वांटम नंबर्स का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो देखो पहला तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाई n। तो n जो होगा इस केस में, जो ये जो कोफिशिएंट है ना नंबर, वो ही n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 3D 2 में यहाँ पे जो कोफिशिएंट है दिस इज एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है ना, उसी तरीके से अगला जो हमारा सेकंड क्वांटम नंबर है दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, L से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज हमें पता होना चाहिए, एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ओके, डिफरेंट ऑर्बिटल्स, मान लो तुम्हारे पास क्या है, S P D या F है, तो S के लिए जो L की जो वैल्यू होती है दैट इज 0 ऑलवेज। ओके, P की वैल्यू होती है 1, ठीक है, S की वैल्यू होती है 0, P की वैल्यू होती है क्या 1। उसी तरीके से D के लिए क्या हो जाएगा 2 और F के लिए क्या हो जाएगा 3। दिस वैल्यूज आर फिक्स्ड। ओके, एजिमुथल क्वांटम नंबर S के लिए 0, P के लिए 1, ठीक है, D के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 और F की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो सिंस यहाँ पे D ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है तो फिर यहाँ पे मैं L की वैल्यू क्या लिखूंगा बताओ, D के लिए L की वैल्यू क्या होती है 2। आगे बात समझ में, तो देखो ये जो वैल्यूज है ना एजिमुथल क्वांटम नंबर की, ये फिक्स रहेगी, कोई चेंजेस नहीं करना है। मतलब कि स्टार्ट हमें करना है S से। S के केस में L की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 0, P के लिए 1 हो जाएगा, D के लिए 2 हो जाएगा और F के लिए 3 हो जाएगा। तो सिंस यहाँ पे D के बारे में बात किया जा रहा है तो यहाँ पे जो L की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2 होगी। ठीक है, तो सिंपल सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के केस में क्या करना है कि जो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा वही यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा। I इक्वल टू 2 क्योंकि D के लिए जो L की जो वैल्यू है दैट इज 2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे किसके बारे में, दिस इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अगला है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ML जो है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम -L टू L। -L से लेके कहाँ तक स्टार्ट होगा, कहाँ से खत्म होगा, L पे खत्म होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि इस केस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, D के केस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं बताओ, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो 5 ऑर्बिटल के लिए मैं क्या करूंगा, 5 बॉक्सेस बना दूंगा, 1 2 3 4 5 हो गया। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को जिस तरीके से मैं कर दूंगा। ठीक है, देखो ये क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमें पता है हुन्स रूल से कि पेयरिंग तभी होगा जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में भरने से पहले हमें
हुन्स रूल को फॉलो हमेशा करना होगा, मतलब कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में हम लोग तभी करेंगे जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, ठीक है। तो देखो इसका सेंस ये बनता है कि यहाँ पे जो ml की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब मान लो कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए मुझे ml की वैल्यू लिखनी है, तो फिर ये अल्टीमेटली इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी व्हाट यू नो -2 एंड -1, ठीक है, क्योंकि इस D में हमारे पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ लाई कर रहे हैं बताओ, एक तो ml = 2 यहाँ पे लाई कर रहा है और एक यहाँ पे लाई कर रहा है। तो इस केस में जो ml की जो वैल्यू होगी दैट विल बी -2 एंड -1। देखो ये जो लाई करेगा वो -L से लेके L तक लाई करेगा, लेकिन हमें तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना है ना। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स देखो कहाँ लाई कर रहे हैं, -2 और -1 पे लाई कर रहे हैं। तो इस केस में जो ml की जो वैल्यू होगी दैट विल बी -2 एंड -1, ठीक है ना। तो ये बात होगी। उसके अलावा हमें करना है ms निकालना है। व्हाट इज ms? ms इज एक्चुअली स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो देखो यहाँ पे इस केस में स्पिन क्वांटम नंबर्स अगर मुझे निकालना है, स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ms से। तो हमें ये देखना होगा कि इसकी स्पिनिंग किस तरीके से है। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ हमेशा क्लॉकवाइज होगा, क्या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि दिस कैन बी क्लॉकवाइज और इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है या क्या हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। और मुझे लिखना पड़ेगा, मतलब ये क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो हमेशा याद रखना कि जो ms की जो वैल्यू होगी अगर क्लॉकवाइज है तो उसके लिए हमेशा हम लोग लिखते हैं +½ +½ भी हो सकता है क्लॉकवाइज के लिए। दिस +½ इज ऑलवेज फॉर क्लॉकवाइज, ओके, क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। और ये -½ भी हो सकता है, ठीक है। ये किसके लिए हो सकता है तुम्हारा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे और लगाना पड़ेगा, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी दैट कैन बी +½ ऑल्सो और -½ ऑल्सो। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिनिंग है चाहे ओरिएंटेशन हो क्या है, क्लॉकवाइज भी हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, फिक्स नहीं है। हमें कैसे पता, ठीक है, हमें यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज को लिखना है। तो यहाँ पे देखो इस केस में हम लोगों ने क्या किया कि n की वैल्यू 3 हो गई, L की वैल्यू 2 हो गई, ml की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -2 से -1, ठीक है। और यहाँ पे जो ms होगी वो +½ भी हो सकता है या -½ भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से एक और मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक मैं यहाँ पे सिंपल से एक ऑर्बिटल लूंगा और उस केस में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट क्वांटम नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे दे दूं 3s, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 7s1, ठीक है। 7s1 के लिए मुझे क्या करना है, फाइंड फॉर 7s1, फाइंड ऑल द क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस केस में n की जो वैल्यू होगी, जो कोफिशिएंट होगी वो भी n हो जाएगी, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। और l जो है इसके लिए क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे ml क्या होगा बताओ, ml की जो वैल्यू होगी कहाँ से कहाँ लाई करेगा बताओ, हमें पता है कि -L से 2L, ठीक है। तो दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी -0। इसका कोई सेंस नहीं बनता, 0 या 0, मतलब इसकी मैं वैल्यू लिख सकता हूँ, दिस वैल्यू विल बी व्हाट यू नो 0, ठीक है। यहाँ पे जो ml की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 0, ठीक है। अब यहाँ पे ms देखना है हमें, तो ms के लिए क्या करो कि s है तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं बताओ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज 1। s में s के केस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज ओनली 1, ओके। एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक है, तो ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। इस केस में जो ms की जो वैल्यू होगी दैट विल बी +½ और -½ ठीक है, -½ दिस इज -½ -1/2, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल किस तरीके से निकाला जाता है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है ना, दैट इज 2l+1, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ क्वांटम नंबर्स में जो कि इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकाल सकते हो बताओ। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैन बी फाइंड बाय द फॉर्मूला 2l+1, ठीक है। यहाँ पे जो l है, दिस l इज azimuthal quantum number, दिस इज azimuthal quantum number, ठीक है। अब एक चीज और है यहाँ पे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल की जो फॉर्मूला होगी दैट विल बी 2 × 2l+1, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूला से तुम क्या कर सकते हो, यू कैन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स।
इस फॉर्मूला से तुम क्या निकाल सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिटल्स के लिए, आई मीन किसी भी सबसेल्स के लिए, ठीक है, किसी भी सबसेल। देखो यहाँ पे जो sp-df जो होती है ना, दे आर एक्चुअली सबसेल्स, ओके। तो इस सबसेल्स में कितने ऑर्बिटल्स हैं ये हमें निकालना है। देखो जैसे कि मान लो मुझे s के लिए निकालना है, तो s के केस में l की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो जाएगा बताओ, 2 इंटू 0 अब प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें पता भी है कि s में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं दैट इज 1। उसी तरीके से यू कैन फाइंड फॉर p के केस में l की वैल्यू कितनी होती है, l की वैल्यू होती है 1। तो इसमें उस फॉर्मूला को अगर अप्लाई करोगे तो 2 इंटू 1 अब प्लस 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो p में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 3। उसी तरीके से तुम d के लिए निकाल सकते हो, दिस इज फॉर s, दिस इज फॉर p। तो d के केस में देखो बताओ, d के केस में l की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो तुम क्या करोगे, 2 इंटू 2 अब प्लस 1, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 ऑर्बिटल हो जाएगा। दिस इज विल बी फॉर डी। उसी तरीके से तुम क्या कर सकते हो, एफ के लिए निकाल सकते हो। एफ के लिए निकालने के लिए तुम क्या करोगे, सेम फॉर्मूला। एफ के केस में जो एल की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 3 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 6 प्लस 1 विच विल बी इक्वल टू 7, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या कर सकते हैं, ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं किसी भी सबसेल्स के लिए, sp-df के लिए, ठीक है। उसी तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए तुम क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s बन जाएगा तुम्हारा 2, इस केस में 6 हो जाएगा, इस केस में 10 हो जाएगा, और इस केस में क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ओके, थैंक यू।